हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी हम किसी लिक्विड को किसी कंटेनर या वेसल में रखते हैं तो वो लिक्विड उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर और उसके बॉटम पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो पूरी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फिर से प्रेशर के ऊपर। लेकिन इस बार ये जो प्रेशर है ना, ये कोई लिक्विड एक्सर्ट नहीं करेगा, बल्कि इस प्रेशर को बनाने वाली है कौन? तो हमारी गैसेस। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस के ऊपर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? The substances such as hydrogen, helium, oxygen, nitrogen and carbon dioxide etc. are gases। भाई देखो, हमारे आसपास ना कई तरह की गैसेस होती हैं। ये गैसेस कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, हमको सराउंड करने वाली ये जो एयर होती है ना, इसी एयर में कई तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं। भाई ये हम ऑलरेडी क्लास 8 साइंस में पढ़ के आए हैं। इनफैक्ट ये हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी सीखा है कि एयर क्या है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि कई तरह की गैसेस मिलकर क्या करती हैं? एयर को बनाती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो सराउंडिंग एयर होती है उसको हम देख नहीं पाते हैं, तो उस एयर को बनाने वाली जो डिफरेंट गैसेज होंगी उनको भी हम देख नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें कोई चीज़ दिख नहीं रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। डेफिनेटली हमारे हमको सराउंड करने वाली एयर प्रेजेंट होती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती है। तो ये एयर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि कई तरह की गैसेस क्या करती हैं? मिल करके एक एयर को बनाती हैं। तो इस एयर में आप बोल सकते हो कि कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। भाई सीधी सी बात है, अगर हमें सांस लेनी है, मतलब कि सांस तो हम लेते ही हैं, तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम इनहेल करते हैं। इनहेल हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो हमारी सराउंडिंग एयर से ही आती है, यानी कि सराउंडिंग एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके अलावा जब हम एक्सेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करके जाती कहाँ है? तो ये हमारे सराउंडिंग एयर में ही जाती है, यानी कि एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है कि ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। जो बात हमने लिक्विड्स के लिए बोली थी कि जब भी हम कभी लिक्विड्स को कंटेनर्स में रखते हैं, या अगर हम बहुत सारे लिक्विड्स की बात ना करें, सिर्फ एक लिक्विड की बात करें, तो जब भी हम किसी लिक्विड को, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा है? पानी ही ले लिया है, लिक्विड के तौर पे हमने पानी ले लिया है, और जब इस पानी को हम क्या करेंगे? किसी वेसल में या किसी कंटेनर में भर के रखेंगे, तो ये पानी क्या करेगा? उस वेसल की वॉल्स के ऊपर और उसके बॉटम यानी कि बेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसकी? गैसेस की, सभी गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है। अभी मैं कंसिडर कर रही हूँ एक गैस को। सपोज हमारे पास कौन सी गैस है? हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी वेसल में या किसी कंटेनर में भर करके रखेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? ठीक पानी की तरह उस वेसल की वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करने वाली है। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बोल दिया था कि चाहे वो लिक्विड्स हो या फिर वो चाहे हमारी गैसेस हो, सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि सॉलिड्स जो होते हैं हमारे पास, उनका एक डेफिनेट शेप होता है ना। और जब हम बात करते हैं लिक्विड्स और गैसेस की, तो लिक्विड्स और गैसेस के पास उनका खुद का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो इसीलिए हमें लिक्विड्स को और गैसेस को क्या करना पड़ता है? किसी कंटेनर में डाल करके रखना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपको सपोज कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर स्टडी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक कंटेनर में फिल करके रखना पड़ेगा, और जिस भी कंटेनर में या वेसल में आप उसको रखोगे, उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करने वाली है? एक प्रेशर लगाने वाली है। जस्ट लाइक जैसे हमारे लिक्विड्स प्रेशर लगाते हैं, वैसे ही हमारी गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं। ये सिर्फ कहानी कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है, ये सभी गैसेस की होती हैं। खैर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। याद करो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था कि जो लिक्विड्स है ना, वो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ भी, नीचे भी, ऊपर भी, हर डायरेक्शन में लिक्विड्स क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं।
इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास क्या है, कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, या सपोज हम बोलते हैं कि पानी भरा हुआ है, तो आप कोई भी पॉइंट ले लो इस पानी के अंदर, इस लिक्विड के अंदर, हर एक, आप बोल सकते हो कि हर एक पॉइंट पे, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर होगा ना वो कैसा होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो ना, इस पॉइंट पे जो लिक्विड है वो प्रेशर लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, नीचे लगा रहा है, दाएं लगा रहा है, बाएं लगा रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जो लिक्विड है, जो पानी है, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह क्या कर रहा है, फोर्स, आप बोल सकते हो कि एक प्रेशर लगा रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन यहाँ से क्या निकल के आता है कि आप लिक्विड में कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर है ना वो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है हर एक डायरेक्शन में। एग्जैक्ट मैंने आपको यही सेंटेंस समझाया था कहाँ, अपने प्रीवियस सेशन में, कि लिक्विड कंटेनर में जो आपने लिक्विड लिया हुआ है, उस लिक्विड के हर एक पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर है ना अलग अलग डायरेक्शन में, वो कैसा होगा, बराबर ही होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। एयर भी क्या करती है, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स विच मूव अराउंड क्विकली इन ऑल द डायरेक्शंस। देखो, जो हमारी गैसेस है ना वो टाइनी पार्टिकल्स की बनी होती है, और इन टाइनी पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। याद करो, मेरे ख्याल से हमारा क्लास 8 साइंस का एक चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहाँ पे मैंने आपको एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। एटम्स के लिए हम बोलते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स जो होते हैं, तो एलिमेंट्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है, एटम होती है। सपोज हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक एटम है, और हमारे पास कार्बन का एक एटम है और हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम है। ठीक है, ये रहे ऑक्सीजन के 2 एटम्स और ये रहा कार्बन का एक एटम। तो ये तीनों ही एटम्स मिलके पता है क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम्स, और यही एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब यहाँ तो हमने 3 एटम्स लिए थे, 2 ऑक्सीजन के थे और एक कार्बन का था। जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमेशा जो है ना 3 एटम्स ही लगे, 2 एटम से भी मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एटम्स, आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल हम बोलते हैं कि एटम्स का एक ग्रुप होता है, एक क्लस्टर होता है। तो हमारी जो गैसेज है ना, गैसेज बनी होती हैं, मतलब गैसेज के पास बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि गैसेस किसकी बनी है, मॉलिक्यूल्स की बनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना दिया है। अब इसी तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना, तो पता है क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने वाली है। सिमिलरली अगर मेरे पास ऑक्सीजन का क्या आ जाए, एक मॉलिक्यूल आ जाए, ये क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स लगे हैं, इसीलिए यहाँ पे नंबर क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो अगर मेरे पास कई सारे ऑक्सीजन के एटम्स आ जाए तो क्या बनने वाला है, मतलब कई सारे, अगर मेरे पास O2 के मॉलिक्यूल्स आ जाए तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनने वाली है। तो हमारी जो गैसेज है वो किसकी बनी होती है, मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं। ठीक है, विच मूव अराउंड क्विकली इन ऑल द डायरेक्शंस। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स, ये हर एक डायरेक्शन में जो है ना मूव करते ही रहते हैं। आप बोलोगे कि मैम प्रीवियस सेशन में जब हम बात कर रहे थे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स की, वहाँ पे आपने हमको ये समझाया था कि हमारे जो लिक्विड्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लेकिन क्यों एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हो कि लिक्विड्स के पास क्या होता है, एक वजन होता है। इस वजन के कारण ही फोर्स लगता है और फोर्स के कारण ही प्रेशर लगता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि हमारी गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इसका मतलब क्या कि गैसेस जिस कंटेनर में रहेंगी वहाँ पे फोर्स लगाएंगी। ये फोर्स क्यों लगेगा, क्या गैसेस के पास भी उनका एक वजन होता है? तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारी गैसेस के पास भी क्या होता है, वजन होता है। अगर विश्वास ना हो तो आप इस छोटी सी एक्टिविटी को जो है ना समझ सकते हो। यहाँ पे हुआ क्या कि आपने एक स्केल ली, आपने क्या करा है, एक स्केल ली है और एक स्केल को आपने बीचों बीच जो है ना एक थ्रेड से क्या करा है, बांध दिया है। और इस थ्रेड को आप बोल सकते हो कि आपने एक हैंगर पे या किसी कील पे आपने उसको टांग दिया है। ठीक है, फिर ये जो आपके पास स्केल है ना, इस स्केल के दोनों ही एंड्स पे, इस स्केल के दोनों ही एंड्स पे आपको क्या करना है, एक एक बलून यानी कि एक गुब्बारा टाई करना है। यहाँ पे भी एक गुब्बारा, यहाँ पे भी एक गुब्बारा। दोनों ही गुब्बारे जब उनमें जब हवा नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये जो स्केल है ना ये बिल्कुल आपकी कैसी रहेगी, सीधी रहेगी। दिखने में ऐसा लग रहा है ना कि आपने एक तराजू बना दिया है, तो एग्जैक्टली आपको तराजू ही बनाना है। जब दोनों ही गुब्बारों में हवा नहीं फिल होगी तो
ये जो हमारी स्केल है वो कैसी रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी। लेकिन आपने क्या किया, एक गुब्बारे के अंदर वजन भर दिया। जैसे ही आपने वजन भरा तो स्केल का जो ये वाला एंड है वो झुक गया, नीचे आ गया। आप खुद ही सोचो, जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो तराजू का जब एक साइड नीचे झुकता है, इसका मतलब क्या कि वो वाला साइड कैसा है, भारी है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि जो स्केल है उसका ये वाला एंड जहाँ पे एक ऐसा बलून फिक्स है जिसके के अंदर हवा भरी हुई है, ये वाला जो एंड है वो नीचे झुक गया। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली ये वाला एंड क्या हो चुका है, भारी हो चुका है स्केल का। ये वाला जिसमें कि सिर्फ बलून है और इस बलून के अंदर हवा नहीं है, ये वाला जो एंड कैसा है, हल्का है, जिसके कारण ये ऊपर उठ गया है। सीसॉ आप लोगों ने जरूर देखा होगा। सीसॉ में क्या होता है, दो बच्चे बैठते हैं आमने सामने, जो बच्चा भारी होता है उसकी तरफ का जो सीट होती है वो नीचे चली जाती है, और जो बच्चा हल्का होता है उसकी तरफ की जो सीट है वो ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि तराजू या सीसॉ ही बन रहा है। इस वाले बलून में हवा भरी है इसलिए ये नीचे आ गया, इस वाले बलून में हवा नहीं भरी है इसलिए वो ऊपर चला गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये नीचे क्यों आया, क्योंकि ये भारी है। भारी क्यों है, बलून तो ये भी था, लेकिन ये भारी क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर एयर हमने भर दी, और एयर का क्या होता है, वजन होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बलून के अंदर वजन आ गया, जिसके कारण स्केल की जो ये वाली साइड है वो क्या हो गई है, भारी हो गई है और वो नीचे आ गई है। सो आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली हमारी एयर या गैसेस के पास क्या होता है, अपना एक वजन होता है। यहाँ पे हमने क्या सीख लिया अभी तक कि जिस भी कंटेनर में आप गैस को फिल करोगे, गैस क्या करने वाली है, उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाने वाली है। जो गैस है उसका अपना एक वजन होगा ही होगा। गैस बनी होती है, मैं सब चीज़ें समराइज करके दे रही हूँ आपको, गैस बनी होती है या एयर बनी होती है टाइनी पार्टिकल से, और इन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हर एक डायरेक्शन में रैंडमली जो है ना मूवमेंट करते ही रहते हैं। द फास्ट मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अब आप खुद ही सोचो कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये जो एयर या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो अगर एयर के सभी मॉलिक्यूल्स या गैस के सभी मॉलिक्यूल्स हर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके बीच में आप बोल सकते हो कि कोलिजन तो जरूर होगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ डेफिनेटली टकराएंगे। भाई आप खुद ही सोचो, अगर आपकी क्लास में जो है ना 100 बच्चे हैं, अब एक साथ 100 बच्चे क्या करने लगे, क्लास में दौड़ने लगे, तो एक बच्चा दूसरे से टकराएगा, दूसरा टकराएगा तीसरे के साथ, तीसरा टकराएगा चौथे के साथ, यानी कि बहुत सारे टकराव होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक साथ 100 बच्चे एक ही क्लास के क्या करने लगे हैं, दौड़ने लगे हैं, क्लास के अंदर ही रह करके। तो सिमिलरली हुआ क्या कि आपने एक कंटेनर में गैस को या एयर को फिल करके रखा। अब वो एयर या गैस किसकी बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये आप बोल सकते हो कि रैंडमली, अच्छा इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, रैंडम होता है ना। ऐसा नहीं है जैसे कि हम जब स्कूल जाते हैं, जब असेंबली होती है हमारी, तो बच्चे क्या करते हैं, एक ही लाइन में जो है ना मूव करते हैं ना, लेकिन ऐसा डिसिप्लिन गैस या एयर मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है। गैस और एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं होता है। ये बहुत ही जो है ना नॉटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको जहां मर्जी हो ये वहां चले जाते हैं, ये किसी की भी परमिशन के लिए रुकते नहीं हैं। तो होगा क्या, जब ये रैंडमली जो है ना मूव करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे। ना सिर्फ एक दूसरे से टकराएंगे, बल्कि जिस कंटेनर में इनको रखा गया है उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर भी जाकर के टकराएंगे, है ना। मतलब आप ये समझ सकते हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना, उनके आंखों के ऊपर हमने एक पट्टी बांधी है। अब अगर आपकी आंखों के ऊपर हमने पट्टी बांध दी जाए तो आप क्या होगा, और आपको बोलेंगे कि चलो भैया अब जो ना आप लोग आप दौड़ो, या जो हमने क्लास वाला एग्जांपल लिया है कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, सभी 100 बच्चों की आंखों पे हमने क्या करी है, पट्टी बांधी है, और अब इन 100 बच्चों से बोला है कि बच्चों दौड़ो पूरी क्लास में। तो क्या होगा, आंख पे पट्टी बांध करके दिखाई तो देगा नहीं। अब बच्चे जो है ना दौड़ना शुरू करेंगे तो कभी इससे टकराएंगे, कभी उससे टकराएंगे। इतने सारे कोलिजन्स होने वाले हैं, ना सिर्फ बच्चों के बीच में, बल्कि कुछ बच्चे जाकर के दीवार से भी टकरा देंगे। तो यही तो केस यहाँ पे हो रहा है। गैस और एयर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली जो है ना मूव करना शुरू कर देते हैं हर एक डायरेक्शन में, जिसके कारण वो आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की जो वॉल्स है उसके साथ भी वो टकराते हैं। सो व्हेन द फास्ट मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सवाल तो यही था ना कि आखिर कंटेनर की वॉल्स के ऊपर गैस जो है वो प्रेशर कैसे लगाती है। तो वो प्रेशर कुछ ऐसे लगाती है कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स तो हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं।
इस मूवमेंट, इस रैंडम मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स है वो आपस में तो टकराएंगे ही, साथ ही साथ कंटेनर की जो वॉल है ना उसके साथ भी टकराएंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो उस वॉल के ऊपर, दीवारों के ऊपर क्या लग जाता है, एक प्रेशर लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स जाकर के टकराएंगे तो किसी फोर्स के साथ टकराएंगे और इस फोर्स के कारण क्या होगा, दीवारों पर एक प्रेशर जो है ना बनने वाला है। This force produces, देखो यहाँ पे लिखा गया है, the fast moving gas molecules collide with the walls of their container, they exert a force on the walls of the container। जब वो टकराते हैं तो फोर्स लग जाता है कंटेनर की वॉल्स के ऊपर और इसी फोर्स के कारण हम बोलते हैं कि प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, और एयर प्रेशर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गैस प्रेशर या एयर प्रेशर। So we can now say that air pressure arises due to the constant collision of the tiny molecules of the gases present in the air with the walls of the container or vessel in which it is enclosed। तो conclusion आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि जिस भी कंटेनर या वेसल में आपने गैस या एयर को भर के रखा है, ये गैस और एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और इनका मूवमेंट इतना जोरदार होगा कि आपस में तो कोलाइड करेंगे ही, साथ ही साथ कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे। तो जब ये आके टकराते हैं ना मॉलिक्यूल्स दीवार पर, एक फोर्स लगा के आ जाते हैं और इस फोर्स के कारण प्रेशर आप बोल सकते हो कि प्रोड्यूस हो जाता है किसके ऊपर, तो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं या एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कहाँ, अपनी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। इतना क्लियर है। तो ये जो आपको जीआईएफ दिखाई दे रहा है ना, ये जीआईएफ किसका है, गैस के मॉलिक्यूल्स के रैंडम मूवमेंट का ही। आप देख सकते हो कि कितने रैंडमली जो है ना गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, कंटेनर की जो वॉल्स हैं उसके साथ जाकर के टकरा रहे हैं। तो इस जीआईएफ को आप कभी नहीं भूलोगे। इस जीआईएफ से आपको जो है ना हमेशा ध्यान रहेगा, याद रहेगा कि कैसे गैस आप बोल सकते हो या एयर कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि नाउ इफ अ सर्टेन मास ऑफ एयर इज कंप्रेस्ड इनटू a smaller volume, say by using a pump, then the number of collision of air molecules per unit area increases and hence the pressure exerted by air goes up। अब हुआ क्या, सपोज आपके पास एक कंटेनर था, ठीक है, आपके पास क्या था, एक कंटेनर था और जिसमें कि 10 मॉलिक्यूल्स थे, किसके, सपोज गैस ए के, और 10 मॉलिक्यूल्स थे आपके पास किसके, गैस बी के। ठीक है, क्या बोला मैंने कि आपके पास एक कंटेनर था और उसमें आपने क्या करा है, 2 गैसेस फिल करी हैं, गैस ए और गैस बी। गैस ए के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, रेड कलर के हैं, और गैस बी के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ब्लू कलर के हैं। तो ये जो आपको 2 अलग अलग कलर के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं, गैस ए और गैस बी के हैं। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया है, चलो एक काम करते हैं, इस कंटेनर को हम ऊपर से पैक भी कर देते हैं। क्यों पैक कर देते हैं भाई, गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमने इस कंटेनर को ऊपर से पैक नहीं किया तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर के मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस पूरे वेसल में 2 गैसेस को हमने मिक्स करके रख लिया है, फिल कर लिया है। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से रैंडमली कोलाइड करते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं, और इस रैंडम मोशन के कारण ही, मूवमेंट के कारण ही आपस में कोलाइड करेंगे और कंटेनर की वॉल के ऊपर जाकर भी जो है ना टक्कर मारेंगे। अब क्या होगा कि कुछ इसी तरीके से ये दोनों ही गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना रैंडम मोशन जो है ना वो शुरू कर देंगे। इस रैंडम मोशन से होने क्या वाला है, अल्टीमेटली इस कंटेनर की वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगने वाला है। इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब एक काम करते हैं, ये जो कंटेनर है ना, इसकी आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी वॉल्यूम हम कम कर देते हैं। यानी कि अभी आपने देखा कि इतने एरिया में, इतने पूरे एरिया में या वॉल्यूम में दोनों ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इसको वॉल्यूम को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अब जो पैकिंग है ना हमारे कंटेनर की, वो कहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ से शुरू हो गई है। पहले हमने जो भी कैप रखी थी कंटेनर की, वो यहाँ रखी थी, अब हमने उसको थोड़ा नीचे कर दिया है। इसका मतलब क्या कि अब हमारे दोनों ही गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ इतना ही एरिया रह गया है मूवमेंट शो करने के लिए। अब इतने से ही एरिया में क्या होने वाला है, मूवमेंट होने वाला है। तो क्या होगा, जैसे ही सपोज ये जो रेड वाला मॉलिक्यूल है ये आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा ये टकराया किसके साथ, बगल वाले रेड के साथ। ठीक है, बगल वाले रेड के साथ टकराने से होगा क्या
कि दोबारा से ये जो पार्टिकल है, मतलब एक बार टकराया तो दूसरे बार भी टकराएगा ही टकराएगा, टकरा के ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो कि हमने क्या कर दिया है, इनकी वॉल्यूम, इनका एरिया क्या कर दिया है, कम कर दिया है, जिसके कारण अब ये कम वॉल्यूम में ही टकराएंगे। और जब वॉल्यूम कम हो जाती है ना, इसका मतलब पता है क्या है, एरिया के कम होने से जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है ना वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जगह कम हो गई है ना। जब जगह ज़्यादा होती है तो ये आसानी से जो है ना टकराते टकराते थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो जगह ही नहीं है ना जाने की। जब जगह ही नहीं होगी, डिस्टेंस ट्रैवल करने की जगह ही नहीं होगी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे यही होने वाला लिखा गया है कि इफ certain mass of air is compressed into a smaller volume, say by using a pump, then the number of collisions of air molecules per unit area increases। अगर हम वॉल्यूम कम करेंगे तो जगह कम हो जाएगी, और इस जगह के कम होने के कारण जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे ना एयर मॉलिक्यूल्स के, वो बढ़ जाएंगे। और अगर एयर मॉलिक्यूल्स के कोलिजन क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो फिर प्रेशर जो लगने वाला है ना वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर लग क्यों रहा था, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स जा करके कंटेनर की वॉल्स के ऊपर टकरा रहे थे। जब टकराते हैं ना ये मॉलिक्यूल्स तो एक फोर्स लगाते हैं वॉल के ऊपर, और इसी फोर्स के कारण प्रेशर जो है ना प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, इसका मतलब क्या कि अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स आकर के क्या करेंगे, दीवार पे टकराएंगे, वॉल पे टकराएंगे। तो अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, जितने ज्यादा कोलिजन्स बढ़ेंगे उतने बार हम बोल सकते हैं कि एक फोर्स लगेगा दीवार के ऊपर, और जितने बार फोर्स लगेगा उतना प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट होने वाला है। आई बात समझ में? तो अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स के या एयर मॉलिक्यूल्स के। नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होने के कारण प्रेशर ज्यादा लगने वाला है। And if the container of air has stretchable walls like a rubber balloon, then the higher pressure exerted by air inflates the container, increases the size of the container and makes it look bigger। अब क्या हुआ, अब आपके पास एक ऐसा कंटेनर है जिसकी वॉल्स कैसी हैं, स्ट्रेचेबल हैं। जैसे कि आपने बलून देखा होगा, है ना, बलून में, गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं, हवा जब हम भरते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम हवा भरेंगे तो हवा के पार्टिकल्स क्या करेंगे, गुब्बारे में जाकर के मूवमेंट शो कर देंगे और आपस में टकराएंगे, और साथ ही साथ गुब्बारे की जो दीवारें हैं उसके साथ जाकर के भी कोलाइड करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इस कोलिजन से बलून की जो दीवार है उसके ऊपर क्या लग गया, एक प्रेशर लग गया। लेकिन इस प्रेशर से हुआ क्या कि जो वॉल है वो क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई। इसीलिए जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल गया, क्योंकि उस बलून के अंदर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो एयर पार्टिकल्स जाकर के बलून की दीवार पे प्रेशर लगा देते हैं, और इसी प्रेशर के कारण जो बलून की दीवार है वो फैल जाती हैं। फैल क्यों रही है, क्योंकि बलून की जो दीवार है वो कैसी है, स्ट्रेचेबल है। अब आपके पास हर एक कंटेनर जो है ना उसकी वॉल स्ट्रेचेबल नहीं होती है। सपोज अब आप क्या कर रहे हो, एक लोहे के बने हुए कंटेनर के अंदर गैस को फिल कर रहे हो। अब एयर या गैस के मॉलिक्यूल्स कितना भी जो है ना इस लोहे के कंटेनर के अंदर जाकर के कोलाइड करें, लेकिन इसकी जो वॉल्स है ना कंटेनर की, वो नहीं स्ट्रेच होने वाली हैं। तो हर एक कंटेनर या वेसल जरूरी नहीं है कि उसकी वॉल्स क्या हो, स्ट्रेचेबल हो। जिन कंटेनर्स की वॉल स्ट्रेचेबल होती हैं, उन स्ट्रेचेबल वॉल्स के कारण आप बोल सकते हो कि वो जो कंटेनर है वो फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स है ना कोलाइड करते हैं, और उनके कोलिजन के कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसी प्रेशर के कारण जो दीवार है वो फैल जाएगी, कंटेनर आपका फैल जाएगा। टेक अ रबर बलून एंड फिल एयर इनटू द माउथ, और बाय यूजिंग अ पंप वी विल फाइंड दैट ऑन फिलिंग in air the balloon gets inflated, it expands and becomes bigger in size. This can be explained as follows: when we put a lot of air in the balloon, then the number of gas molecules in the balloon increases too much. The large number of gas molecules cause too many collisions with the walls of the balloon from inside and create a high pressure. This high pressure produced by the gas molecules on the walls of the balloon causes it to expand and get inflated. जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब भी हम बलून में हवा भरेंगे, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अंदर जाकर के कोलाइड करने लगेंगे, टकराने लगेंगे। ये टकराव आपस में तो होगा ही, साथ ही साथ जो बलून है उसकी दीवार के साथ भी होगा। तो जब बलून की दीवार पे आकर के एयर के पार्टिकल्स टकराएंगे, दीवार पर लगेगा प्रेशर, और इसी प्रेशर के कारण जो दीवार है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, यानी कि आपको जो बलून है वो फूल जाएगा। और जब आप बलून में ज़रूरत से, हद से कुछ ज़्यादा ही एयर भर देते हो, तो जो एयर पार्टिकल्स हैं
आप समझ सकते हो ना कि उनका जो कोलिजन है, मतलब अगर आप ज़्यादा हवा भर रहे हो उसका मतलब क्या कि बलून के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो गए, और अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए इसका मतलब क्या कि वो, अगर आप बोल सकते हो कि अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलिजन भी ज़्यादा करेंगे, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ा दिए गए हैं तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ा देंगे। कोलिजन्स बढ़ गए इसका मतलब क्या कि प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ गया इसका मतलब क्या कि जो बलून की जो दीवार है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, फट जाएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, बलून की जो दीवार है, जो रबर है, उसकी भी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है ना प्रेशर को बर्दाश्त करने की। ऐसा थोड़ी कि हवा भरते जाओ, जो भी अंदर प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो प्रेशर आप बोल सकते हो कि जो बलून की जो रबर है वो बर्दाश्त कर लेगी। नहीं, एक हद के बाद में वो जो प्रेशर है रबर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिसके कारण जो रबर है वो फट जाएगी, यानी कि इस बलून की दीवार फट जाएगी और जो बलून है वो बर्स्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये पूरा खेल किसका होता है, प्रेशर का ही होता है, जो कि कहाँ लगती है, कंटेनर की वॉल्स पे लगती है। कौन लगाता है, तो गैस के मॉलिक्यूल से एयर के मॉलिक्यूल्स ही लगाते हैं। चलिए, सिमिलरली व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू अ बाइसिकल ट्यूब यूजिंग अ पंप, द बाइसिकल ट्यूब्स gets inflated due to the air pressure exerted by the collision of gas molecules in air with the inner walls of the rubber tube। क्या बोला गया, सिमिलरली जब आप अपनी बाइसिकल, यानी कि जो आपकी होती है ना बाइसिकल, इसके आप बोल सकते हो कि टायर में जब आप हवा भरते हो पंप से, द बाइसिकल ट्यूब गेट्स इन्फ्लेटेड। ये जो टायर है ना, इसके अंदर क्या होती है, रबर की एक ट्यूब डली होती है। तो जब आप हवा भरते हो तो बाइसिकल की टायर के अंदर जो ट्यूब है वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, ड्यू टू द एयर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन एयर विद द इनर वॉल्स ऑफ द रबर ट्यूब। रबर ट्यूब के अंदर जब आप हवा भरोगे तो रबर ट्यूब के अंदर हवा जाएगी। हवा जाएगी इसका मतलब क्या कि हवा के पार्टिकल्स जाएंगे। हवा के पार्टिकल्स क्या करेंगे, क्या चुपचाप बैठ जाएंगे क्या जाकर के, नहीं, वो कोलाइड करेंगे, और कुछ ऐसे कोलाइड करेंगे कि आपस में तो टकराएंगे ही। रबर ट्यूब की जो अंदर वाली वॉल्स है, बाहर वाली नहीं, रबर ट्यूब की जो अंदर वाली वॉल्स हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो इनर वॉल्स होती हैं रबर ट्यूब की, उसके साथ एयर के पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, और इस कोलिजन के कारण एक फोर्स लग जाएगा। बेसिकली जब कोई, आप खुद ही सोचो ना, आप चुपचाप खड़े हुए हो और आकर के कोई मतलब कोई आए और आकर के आपको टक्कर मार दे, तो जब आपको कोई टक्कर मारेगा तो आपको एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और इस फोर्स के कारण हो सकता है कि आप अपनी जगह से हिल भी जाओ, है ना। तो वैसे ही जब एयर के पार्टिकल्स दीवार के ऊपर, रबर ट्यूब की जो अंदर वाली दीवार है उसके ऊपर जाकर के टकराएंगे, एक फोर्स लगेगा, और जहां फोर्स लगा मतलब क्या, वहां पे एक प्रेशर जो है ना प्रोड्यूस होने वाला है। तो जो भी हम गैस या जो भी हम एयर फिल कर रहे हैं वो कर क्या रही है, हमारे बाइसिकल के टायर्स के अंदर जो रबर ट्यूब है उस रबर ट्यूब की इनर वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रही है, और इसी प्रेशर के कारण जो रबर ट्यूब है वो फूल जाती है, यानी कि हमारे टायर में हवा भर जाती है। आई बात समझ में? चलो, फिर इसके बाद में क्या बोला गया है कि दिस एयर प्रेशर इन द बाइसिकल ट्यूब मेक्स द बाइसिकल टायर फील हार्ड। और इसी के कारण जब आप टायर में हवा भर देते हो ना, तो जब आप टायर को दबा करके देखते हो तो टायर बहुत ही कड़क हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है। Thus the two example that gases like air exert pressure are, यानी कि दो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जहाँ पे हम ये बताएं कि भाई गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। सो व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू अ बलून विद आवर माउथ, द बलून गेट्स इन्फ्लेटेड, गेट बिगर इन साइज, एंड व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू अ बाइसिकल ट्यूब विद अ पंप, द ट्यूब गेट्स इन्फ्लेटेड एंड मेक्स द टायर फील हार्ड। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स क्या बता रहे हैं कि एयर जिस भी कंटेनर में, जिस भी वेसल में जाएंगी, उस कंटेनर या वेसल की वॉल्स पे क्या करने वाली है, प्रेशर एक्सर्ट करने वाली है। वॉल्स पे प्रेशर क्यों लग रहा है? क्योंकि गैस या एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, क्योंकि वो रैंडमली मूव करते हैं, और इस रैंडम मूवमेंट के कारण आपस में जो टकराएंगे ही, साथ कंटेनर की वॉल के ऊपर जाकर के भी टक्कर मार देते हैं, और इस टक्कर के कारण एक फोर्स लग जाता है वॉल के ऊपर, और इस फोर्स के कारण ही प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो आई होप आज के सेशन से आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारी गैसेस या एयर जिस भी कंटेनर में या वेसल में उनको रखा जाता है, उस वेसल की वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। कैसे करती हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और एग्जाम्पल्स के साथ किया है। तो आज के सेशन में हम बस इतना ही रखते हैं।
पहले मैं सोच रही थी कि इस सेशन में, इस टॉपिक में मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी जो कंसेप्ट है वो मैं इंक्लूड कर दूं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको, उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तब तक आप क्या करेंगे, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है विजिट कर सकते हैं, जो कि है magnetbrains.com। So do visit our official website magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.